Okay. It will be recorded, right? Since the session is recorded, so maybe my eyes will be towards you also and towards the camera also. Cool? ठीक है? Okay. फर्स्ट क्लास, पहला क्लास न्यू बैच का, इंग्लिश न्यू बैच फर्स्ट क्लास हम लोग कर रहे हैं. 3.5 months कोर्स आज से शुरू कर रहे हैं और 3.5 months के बाद उपलब्धि नंबर 1, पहला, दोबारा जिंदगी में अंदर से आवाज आए, दोबारा जिंदगी में इंग्लिश को लेकर प्रॉब्लम नहीं हो. या आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, मेरे कहने का कोई वैल्यू नहीं है. और अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं हो तो सीरियसली स्पीकिंग क्यों नहीं होगा? अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? लिखने आना चाहिए. कौन सा वाक्य? छोटा वाक्य या बड़ा वाक्य? बड़ा वाक्य. हिंदी का बड़ा बड़ा वाक्य जो शुरू तो हो जाता है लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेता है, उसको इंग्लिश में लिखने आना चाहिए. नो एक्सक्यूजेस. मैं बात को यहीं से शुरू कर रहा हूं. आई हैव नॉट येट स्पोकन अबाउट एनी एग्जाम. मैंने अभी तक परीक्षा के विषय में बात नहीं करा. एसएससी, यूपीएससी, सीएपीएफ, राजस्थान आरएएस, जुडिशियरी, बैंक पीओ, मैंने नहीं बोला अभी तक. वो तो पूरा 3.5 महीना पड़ा हुआ है उसके विषय में बात करने के लिए. बट भाषा है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है. सो कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो पूरा इंग्लिश में पढ़ाई किया स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक, उसको तकलीफ नहीं होती है इंग्लिश में. वो ग्रामर के क्वेश्चंस भी बनाता है लेकिन 90% उनमें से 90% को ग्रामर का रूल्स मालूम नहीं होता है. वो देख के उनको लगता है कि कहीं पर ये अटपटा है इस वाक्य में, और उसको मार्क करके वो निकल जाते हैं कि वहीं पर एरर है. तो शायद उस स्टेटस तक हमें पहुंचना है. जब लैंग्वेज की आप बात कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का मतलब हो गया वोकैबुलरी एंड ग्रामर. लेकिन किस तरीके से? वोकैबुलरी कैसे? आपने कभी भी हिंदी के शब्दों को रट्टा नहीं लगाया जिंदगी में, तो इंग्लिश में क्यों हम लोग ऐसा जहन में आने भी दे ऐसी बात को कि रोज 20 वर्ड या 25 वर्ड हम लोग क्रैम अप करें, रट्टा लगाएं. मेरा एक्सपीरियंस, इतने वर्षों के एक्सपीरियंस में इसका कोई फायदा नहीं है. तो आपके जहन में दूसरा ये सवाल, पहला सवाल क्या था? लिखना. बड़ा बड़ा वाक्य है, लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कोई भी वाक्य हो आराम से लिखें, उसमें कोई एरर नहीं. दूसरा, आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि हिंदी का समाचार पत्र पत्रिका जब मैं पढ़ता हूं तब मुझे शब्दों को लेकर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है. एट द सेम टाइम यह भी बात सच है कि हिंदी के डिक्शनरी के सारे शब्द का अर्थ हमें जरूरी भी नहीं है, कोई जरूरी भी नहीं है. तो आपके जहन में यह दूसरा सवाल 3.5 महीने बाद होनी चाहिए कि जिस तरीके से हिंदी में शब्द हमें समझ में आती है उस तरीके से इंग्लिश में क्यों नहीं समझ में आ रही है? मेरा 3.5 महीना बर्बाद हो गया. अगर वैसा नहीं हो तो आपको यह कहना पड़ेगा मजबूरन कि दिस 3.5 months have been a wastage. Absolutely. This is the second question from your side. आपके तरफ से यह सवाल होना चाहिए क्योंकि भाषा के क्लासरूम में बैठे. थर्ड, हर कोई जो इस हॉल में आज बैठे हुए हैं शुभारंभ करने के लिए इंग्लिश के बैच का, कोई ना कोई एग्जाम तो देंगे ही. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूपीएससी. सबसे कॉमन कंपलसरी यूपीएससी कंपलसरी 300 मार्क्स. आप में से कितने लोग यूपीएससी के हैं? सो अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है
प्रीलिम्स पास करके मुख्य परीक्षा में अगर आप जाते हो तो मुख्य परीक्षा में 300 नंबर में कितना लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग? 75 मार्क्स, 25% लाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऑप्शनल की पेपर की जांच नहीं होगी। तो एक तो ये हो गया यूपीएससी 300 मार्क्स कंपलसरी के लिए आप यहां पे बैठे हो। अब इस पेपर में एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और पैसेज कॉम्प्रहेंशन और कुछ ग्रामर के सवाल हैं और कुछ वोकैबुलरी के सवाल हैं। मैं 300 नंबर कंपलसरी की बात कर रहा हूं। ऐसे फिर से वही बात बोलूंगा, वो किसी हिंदी मीडियम के बच्चे से मैंने कहा निबंध लिख दीजिए इस टॉपिक पर, तो उसने हिंदी में तो लिख दिया, लेकिन जब इंग्लिश में लिख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सही है लेकिन इंग्लिश का वाक्य कलम से गलत निकल रहा है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है, उसके ऊपर में लिखा हुआ है निर्देश में, राइट योर आंसर्स इन करेक्ट लैंग्वेज। उत्तरों को करेक्ट लैंग्वेज में लिखिए। चरम कोटि का परीक्षा है, अगर वो लिख रहा है करेक्ट लैंग्वेज में लिखिए, तो मतलब है करेक्ट लैंग्वेज में लिखना है। जीएस का पेपर नहीं है, लैंग्वेज का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, भाषा का पेपर है। तो भाषा का पेपर हमें सही लिखना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, करना तो पड़ेगा। और निबंध में जब आप हिंदी में भी निबंध लिखते हो, कॉमन सेंस की बात करें, आप क्या हमेशा छोटे छोटे वाक्य लिखते हो 4 या 5 शब्दों वाले, कि बड़े वाक्य भी लिखते हो? तो कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है। जब आप इंग्लिश में लिखोगे, आपके कलम से बड़े वाले सेंटेंसेस इमेजिनेट करना चाहिए, निकलना चाहिए, बड़ा बड़ा सेंटेंसेस निकलना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। अब यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी के लक्ष्य से अगर हम लोग ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन वगैरह करेंगे, तो 3 और एग्जाम्स हैं जिनमें सिलेबस सेम है। 3 और एग्जाम्स, एक हो गया राजस्थान का आरएएस, जो बीपीएससी बिहार का है, यूपी पीसीएस आरएएस वाला एग्जाम है, उसमें भी ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, ट्रांसलेशन, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह रहता है। साथ में आप ये वाला एग्जाम ले लो। हमेशा कहता हूं जो भी यूपीएससी का फॉर्म डाल रहे हैं उनको सीएपीएफ का फॉर्म जरूर से डालना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, नंबर 1, एंड नंबर 2 सिलेबस इज द सेम। प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग एब्सोल्युटली सेम, लेटर राइटिंग एब्सोल्युटली सेम, सेम टू सेम। और एक और एग्जाम हो गया जज बनने वाला, लॉयर नहीं, जुडिशरी वाला जो पेपर है, 100 नंबर का पेपर है। किसी भी स्टेट का जुडिशरी, बिहार का हो या यूपी का हो या हरियाणा हो या दिल्ली जुडिशरी, तो उसके अंदर में आपके पास एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग और ग्रामर 100 नंबर का ये पेपर है। अब अगर आप ग्रामर को पढ़ ही रहे हो, तो एसएससी हो या बैंक का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो ग्रामर के क्वेश्चंस तो बनने ही चाहिए ना। आप किसी से भी पढ़ रहे हो, यहां पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आपकी अपेक्षा क्या है? ग्रामर के क्वेश्चंस तो बनने ही चाहिए। तो वो तो हमारा बेसिक है, वो तो फंडामेंटल है, डीपली करना है, शुरू से ए से लेकर जेड तक हमें करना है। लेकिन अब इन एग्जाम्स के अंदर में, और एसएससी के टीयर 3 और बैंक पीओ में भी रिटन टेस्ट के बाद एक पेपर आता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। एसएससी के टीयर 3 में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो अब बच कहां पा रहे हो? डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब क्या हो गया? एबीसीडी ऑप्शन या कलम चलाकर लिखना? तो अब बचोगे तो नहीं, यानी करना तो पड़े। तो नाउ लेट मी टेल यू, पढ़ाई शुरू करेंगे अभी के अभी। इसको ग्रामर वो एक ऐसे तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, एक तरीका ऐसा होगा जो तरीका आपको किसी लोकल पुस्तक में इसलिए नहीं लिखी हुई मिलेगी, मैं कारण बता रहा हूं, कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तरीका आपको आज से 3 महीने बाद बड़े बड़े वाक्यों को कलम से इंग्लिश में लिखना सिखा देगा। ग्रामर को एक ऐसे प्रक्रिया से पढ़ेंगे, सारा चीज कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाए, ग्रामर के एरर वाले क्वेश्चन भी बन जाए, but the more important focus will be upon
कि इसको किस तरीके से पढ़े कि जो प्रक्रिया मेरे पास है आज से 3 महीने बाद इसी बोर्ड पर करके दिखाने की, जिस प्रक्रिया को आप बड़े वाले हिंदी के वाक्य में जब लागू करें तो आपकी कलम से जो अंग्रेजी का वाक्य निकले उसमें एक भी गलती ना हो। तो उसके लिए हमें कुछ कॉमन स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेजेस, जो कॉमन लैंग्वेज हम लोग आज तक सुनते आए थे, नाउन इज द नेम ऑफ अ, इसको पहले हमें जहन से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट तो सही हो सकता है लेकिन यह वाक्य आपको कलम चलाकर अंग्रेजी लिखने में मदद नहीं करेगा। एंड बिलीव यू मी, आई टेल यू समथिंग, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हिंदू, द हिंदू अगर पढ़ के समझ में आता है उसी तरीके से जैसे दैनिक भास्कर हिंदी समझ में आती है, उसी तरीके से देखते जा रहे, पढ़ते जा रहे, समझते जा रहे, अगर ऐसा हो जाता है, अगर इंग्लिश लिखने आता है तो ग्रामर को रिवाइज करने तक की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। आपको दिख जाएगा वाक्य के अंदर में कि ये वाला प्रॉब्लम है, यहां पर ये वाला एरर है। अब इस चीज के बारे में जो विषय में जो बात कर रहे हैं, ग्रामर को एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे, उसका रीजन मैं आपको यह दे रहा हूं कि कल के डेट में जब आप नौकरी भी करोगे, किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, इंग्लिश लिखने की जरूरत पड़ेगी किसी भी सूरत में, वो उस समय भी करना तो पड़ेगा। तो व्हाई नॉट राइट नाउ, कि आपके जहन में ये सवाल हो कि कौन सा तरीका है जिससे मैं सीख जाऊं कि इंग्लिश मुझे पढ़ने में दिक्कत और समझने में दिक्कत नहीं हो रही है और वोकैबुलरी को रट्टा मारने की जरूरत महसूस ना हो। ये आपको अंदर से होना चाहिए। सो ये कहते हुए अब इसके बाद ये सारी बातें मैं नहीं करूंगा, पढ़ाई को हम लोग इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को 3 पेजेस मिले होंगे मेरे ख्याल से, है? नाउ लेट मी टेल यू, ये जो 3 पेजेस हैं, ये 3 पेजेस यू विल हैव टू ब्रिंग एवरी डे। ये आपका, ये इसका वैल्यू क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, आज नहीं तो 2 दिन में समझ में आ जाएगा। एंटायर 3.5 महीना का कोर्स, कोई भी टॉपिक हो वो इस पेपर से संबंध रखता है। नाउ कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इलाहाबाद फॉर एग्जाम्पल, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर में स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश को जिस तरीके से, ग्रामर को जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो तरीका शुरू कर रहा हूं अभी के भी। फर्क सिर्फ इतना है, वी डू नॉट हैव 10 years, हमारे पास 10 वर्ष नहीं है स्टैंडर्ड 1 से 10 तक का। वो 10 साल की पढ़ाई को हमें 3.5 महीना में करना है। यू हैव टू बी रेडी फॉर द चैलेंज। व्हाट्स इट? You have to be ready for the challenge. It will be difficult. I will not say it will be easy. I will not at all say that. It will be difficult. But once you get the hang of it, 3 या 4 दिन में अगर समझ में आ गया, you will fall from the sky. आप आसमान से गिरोगे कि suddenly what has happened? अचानक ये क्या हो रहा है? So this is the game like, right? Now, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इंग्लिश के बैच में हैं, करना तो पड़ेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो करना ही पड़ेगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन की अध्ययन तो करनी पड़ेगी। वॉइस, नरेशन वगैरह जो भी सिलेबस है उसको तो करना पड़ेगा। हम लोग इस न्यू बैच को उस दृष्टिकोण से, कलम चलाकर बड़े बड़े वाक्यों को इंग्लिश में लिखने के दृष्टिकोण से, द हिंदू को पढ़ के समझने के दृष्टिकोण से, ग्रामर को मैं शुरू कर रहा हूं इस चैप्टर से। कौन सा चैप्टर? इस चैप्टर का नाम है सिंटैक्स। तो अगर आप रेडी हैं तो आप कॉपी और कलम से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मैं अगर आपको लिखवाऊं तो आप लिख लोगे? व्हाट डू यू से? यू आर रेडी फॉर इट?
नाउ आप हेडिंग दे दो सिंटैक्स, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई को। नाउ चैप्टर का नाम सिंटैक्स है, लेकिन सिंटैक्स से शुरू करने का लॉजिक यह है कि यह चैप्टर आपको अगले 3 या 4 दिनों के अंदर आपको इंट्रोड्यूस कर देगा, आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में इंग्लिश का जहां पे आप भौचक्के रह जाओगे कि आपने जो भी अभी तक देखा वो लोकल पुस्तकों में, उससे कॉन्सेप्ट सही हो सकता है, जो भी पुस्तक है उससे आपका कॉन्सेप्ट सही हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट हमारा इफेक्ट पड़ेगा आज से 3.5 महीने बाद, जब हम लोग उस प्रक्रिया को करेंगे बोर्ड पर बड़े बड़े वाक्यों को कलम चलाकर इंग्लिश में लिखने की, या द हिंदू को पढ़ के समझने के लिए। तो जो भी आप आज देखोगे इसको आप लागू करिए डायरेक्ट हिंदू में। आज क्लास में मेरे ख्याल से आई गिवन यू अ हिंदू एडिटोरियल, आप देखो मेरे ख्याल से होगा लास्ट पेज, राइट। आई हैव गिवन यू हिंदू एडिटोरियल कि जो भी हम लोग ग्रामर के इस चैप्टर में सीखेंगे आज, कम से कम आज के क्लास में जो भी थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट नया चीज सीखेंगे उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे द हिंदू में। अगर आपको समझ में आती है तो आप अपने स्तर पर आज रूम पर जाकर 15 मिनट 20 मिनट आप करें, और हो सके तो मुझे कल क्लास के पहले या क्लास के बाद आप दिखाएं कि आपसे वो कार्य हो रहा है या नहीं। और इसका महत्व जितनी जल्दी हो समझ लो कि आज जो हम लोग करेंगे इसका महत्व जितनी जल्दी हो समझ लो आप, क्योंकि आज कल परसों तरसों पहला 4 दिन का क्लास अगर आपको समझ में आ गया, ये 4 क्लास और ये 3 पेजेस पर पूरा 3.5 महीना निर्भर करेगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बैच, क्योंकि बाकी सब फॉलो करेगा। और ये 3-4 क्लास अगर समझ में नहीं आता है तो आगे चल के भी आपको समझ में नहीं आएगा। दृष्टिकोण को समझिए, लक्ष्य मैंने क्या बनाया, उस लक्ष्य के अनुसार ग्रामर को जिस तरीके से हमें पढ़ाई करना है, ठीक है ना। सिंटैक्स चैप्टर, किताबी परिभाषा लिख ही लीजिए। किताबी परिभाषा तो पहले लिख लेते हैं। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, ये सारे पुस्तकों में लिखी हुई है लेकिन आप लिख ही डालो, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर, एक वचन, यदि सिंगुलर हो, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यदि एक वचन हो, तब उस वाक्य का वर्ब, तब उस वाक्य का वर्ब, तब उस वाक्य का वर्ब भी सिंगुलर होगा, तब उस वाक्य का वर्ब भी सिंगुलर होगा। तथा, तथा यदि, तथा यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, तथा यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, तब, तब उस वाक्य का वर्ब भी, तब उस वाक्य का वर्ब भी प्लूरल होगा, तब उस वाक्य का वर्ब भी प्लूरल होगा। एक फुल स्टॉप, पूर्ण विराम देकर एक लास्ट लाइन वहां पर जोड़ दीजिए। वाक्य में, वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब, वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच, सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच इस सहमति को, सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच इस सहमति को सिंटैक्स, सिंटैक्स, और यहां पर ना सिंटैक्स के बगल में ना यू पुट अ स्लैश ऑब्लिक, सिंटैक्स या यह कहते हैं, सिंटैक्स या यह कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच इस सहमति को सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले किसी ने आज के बाद पूछा कि सिंटैक्स क्या होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा?
वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच के सहमति को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स का दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की सहमति, अग्रीमेंट। ये हो गया परिभाषा, विश्व के सारे पुस्तकों में लिखा हुआ है, ठीक है। What have we written out there? हमने क्या लिखा है, एक बार पहला 2 लाइन को पढ़ते हैं। वाक्य का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब, और वाक्य का सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल हो। आप कुछ ना लिखना, मेरी तरफ देखो। द बॉयज इन द पार्क इज शाउटिंग। सब्जेक्ट कौन है? वॉइस। कैसे बता दिया? वॉइस कैसे सब्जेक्ट है? मतलब कोई कारण होगा ना। नहीं, मेरा प्रश्न था आपसे, सब्जेक्ट क्या है? आपने बोला वॉइस। क्यों? क्योंकि वो बॉयज शाउट कर रहा है तो जो वर्ब को कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है ना, जो क्रिया को करता है वही सब्जेक्ट होता है। आई एम रनिंग, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? आई एम रनिंग में सब्जेक्ट कौन होगा? आई। बड़ा आसान है, प्रीटी सिंपल, एब्सोल्युटली वेरी इजी, इजंट इट? सब्जेक्ट खोजना वेरी इजी। अब ये वाक्य सही है या गलत है? गलत है। क्यों? इज है। अरे बाप रे। तो अभी क्या है कि बॉय सब्जेक्ट है, तो बॉय नहीं है, ये तो प्लूरल है, बहुवचन है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो प्लूरल क्या होना चाहिए? इसकी जगह आर होगा। सही बात है। तो यही है ये चैप्टर, इट्स एज सिंपल एज दैट। आप बोलो पहले क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? क्लियर हो? इसमें नहीं क्लियर होने वाली बात ही क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, स्कूल का बच्चा बना देगा। अच्छा, कुछ ना लिखना, मैं तब देखो। अब बताओ सब्जेक्ट कौन है? अब बताओ, व्हाट इज द सब्जेक्ट? सिंटेक्स चैप्टर ने क्या बोला? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो इसका इस वाक्य का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट खोजने आना चाहिए, यस और नो? अगर ये वाक्य गलत है, अगर, मैंने नहीं बोला गलत है कि सही अभी तक, सोचो, यदि अज्यूमिंग कि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, अगर ये वाक्य गलत है सिंटैक्स के अनुसार, तो हमें सब्जेक्ट को पहले खोजना पड़ेगा। सब्जेक्ट को खोजने के बाद देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब को चेक करना पड़ेगा सिंगुलर है कि प्लूरल, तभी तो वेरीफाई होगा ना। अब सवाल यह है कि वोकैबुलरी के वजह से हमें समझ में नहीं आ रही है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट। नाउ आई गिवन यू सम सेंटेंसेस इन द थर्ड पेज। प्लीज आप जरा कृपया वो पेज पर ना, आप एक टर्निंग करिए, थर्ड वाले पेज पर 7 वाक्य होंगे मेरे ख्याल से। आपके पास है? सबके पास? पहला वाला वाक्य पढ़ते हैं, ठीक है? जस्ट पढ़ते हैं। The active role in devising the rescue plan regarding the commitment of the fresh funds of rupees 1,500 crore to the beleaguered airline crop a noble controversy with its inconsistency. और सिंटैक्स चैप्टर के अनुसार ये 7 वाक्य गलत है। यानी जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है मैंने वर्ब को प्लूरल दे रखा है, और जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पर मैंने वर्ब को सिंगुलर दे के रखा है। तो हमारा इस चैप्टर का पढ़ाई, सिंटैक्स चैप्टर का पढ़ाई एक ऐसे तरीके से करना है, हिंदी मीडियम का बहानेबाजी भूल जाइए, मेरे सामने चलता नहीं है। सबसे पहले हमें
दुनिया के किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में शब्दों का अर्थ बगैर जाने हुए हमें दो चीज खोजना है। सबसे पहला काम क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सिंटैक्स चैप्टर की पढ़ाई, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, उसके बाद अगर कॉमन एग्जांपल्स, इजी एग्जांपल्स देकर अगर इस रूल का अध्ययन करें तब तो समझ में आ जाएगी। लेकिन जहां ऐसे वाक्य आ गए तो पता नहीं चल रहा है सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। नंबर वन। नंबर टू, इतना कठिन वाक्य, इतना बड़ा वाक्य, इतना कठिन वाक्य और इतना बड़ा वाक्य किसी परीक्षा में नहीं आएगा। वो मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन मैंने इस चैप्टर में ऐसे वाक्य आपको दिए कि आप इस चैप्टर का वेरिफिकेशन, आप समझते हो वेरिफिकेशन द हिंदू में कर सको कि द हिंदू के इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है, सिंटैक्स चैप्टर। उसके बाद दोबारा आपको कॉपी में सिंटैक्स के रूल को पढ़ने तक की आवश्यकता महसूस नहीं। लेकिन ये मुझे नहीं करना है, ये कार्य आपने करनी है। और ठीक उसी तरह आज से 7 या 8 दिन के बाद दुनिया के किसी भी वाक्य में पहला शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक प्रत्येक शब्द क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है कि कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन है कि इंटरजेक्शन है, हिंदू अखबार में एक वाक्य उठा लीजिए, प्रत्येक शब्द क्या है, ये जब तक हमें बोलने नहीं आता है ग्रामर का रूल्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। वो रूल सारे पुस्तकों में लिखी हुई है, मैं भी आपको लिखवाऊंगा। बट ये आपको कंफर्ट के उस लेवल पे ले जाएगा जहां पे आपको लगेगा, अपने अंदर से आपको आवाज आएगी कि अब दोबारा इस लैंग्वेज को लेकर परेशानी, तो स्टेटस में हमें पहुंचना है कि काम कठिन होगा क्योंकि नया होगा आपके लिए, इसलिए आपको मेरे साथ लगे रहना पड़ेगा। और जितनी आप बहस करोगे मेरे साथ, आपका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग। यू गो इन फॉर दिस आर्ग्यूमेंट्स कि ओके फाइन, आई एम नॉट गेटिंग दिस, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, मुझे नहीं समझ में आ रही है, ये फिर से समझाओ, दोबारा समझाओ, तिबारा समझाओ। क्योंकि आप कार्य करोगे तभी तो गलती करोगे ना, आप कार्य करोगे नहीं तो गलती होने का सवाल ही नहीं है। तो जो भी आज आप सीख रहे हो, इसको अब जाके आज के आज हिंदू अखबार में बेशक 10 मिनट करिए, लेकिन करिए जरूर से। सो दिस द गेम। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सिंटैक्स चैप्टर का ये जो अध्ययन है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, इसको हम लोग एक ऐसे वाक्यों में करेंगे जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है शब्दों के वजह से कि कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। अब आपको मैं ये बताऊं, एम, इज, आर, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन कॉमन शब्द है, कॉमन है। अगर एम के साथ लिखा हुआ है क्रॉइटिंग, एम के साथ अगर आईएनजी वाला कोई शब्द है तो बच्चा भी बोल देगा वर्ब है। नहीं, आप बोलो हाँ या ना, बच्चा भी बोल देगा वर्ब है, अर्थ जाने या ना जाने। लेकिन इस वाक्य में एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड, सहायक वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से अगर रहता है तो पता चल जाता है मेन वर्ब, मोटा मोटी, हमेशा नहीं, मोटा मोटी पता चल जाता है। लेकिन वाक्य में हेल्पिंग वर्ब्स है ही नहीं, तो कैसे पता करेंगे कौन वर्ब है? पहले सब्जेक्ट खोजना है। सिंटैक्स चैप्टर, सिंटैक्स का अगर अध्ययन करेंगे हमें सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या खोजना पड़ेगा? वर्ब। वर्ब उसके बाद पता लगाने पड़ेगी सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं, क्योंकि हमेशा शब्द में एस नहीं लगा होगा प्लूरल बनाने के लिए, हमेशा नहीं लगा होगा ना, एस तो हमेशा नहीं लगा होगा। कोई शब्द अगर बहुवचन है तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में उसके अंत में हमेशा एस हो ही, नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है। और ऊपर से वोकैबुलरी के अर्थ को लेकर हमें प्रॉब्लम है। सो सिंटैक्स चैप्टर का ये परेशानी जैसे हमने देखा इन वाक्यों में,
तो हमें यह जरूरत महसूस हुई कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब पहले खोजना पड़ेगा, नहीं तो सिंटैक्स चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो हम लोग सिंटैक्स चैप्टर में वापस आने से पहले उन वाक्यों में, वो जो 3rd पेज में सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस में सिंटैक्स को लागू करने से पहले हमें प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढने की प्रक्रिया हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी बात है, एक चैप्टर उठाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। कौन सा चैप्टर? वॉइस चैप्टर का पहला कानून क्या है? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। ये तो कम से कम स्कूल में बताया था ना हमने, कोई भी हिंदी मीडियम हो, बांग्ला मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, ये तो बताया था ना हमें कि एक्टिव वॉइस के वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये तीसरे पन्ने का पहला वाक्य को एक्टिव वॉइस से अगर पैसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले इस वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना? तो करना पड़ेगा ना। तो ना सिर्फ बात सिंटैक्स चैप्टर की नहीं है, यहीं पे फर्क आ जाता है वो कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा और हम में, क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी का सारा शब्द उसे भी नहीं आता है, लेकिन उसे इस वाक्य का सब्जेक्ट खोजने की प्रक्रिया उसके पास है, तो उसको मालूम है एरर कहां पर है, वो तुरंत चाइल्ड में एस लगाकर बढ़ जाएगा आगे। बोलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, इन्फिनिटिव वर्ब सब्जेक्ट है, एक इन्फिनिटिव अगर सब्जेक्ट है तो उस वाक्य का वर्ब सिंगुलर होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, एस लगाइए, सिंगुलर वर्ब को करिए। मेन वर्ब में एस ई एस आई एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाते हैं। मैंने क्या बोला? सिंटैक्स चैप्टर का अध्ययन, ये सब रूल में लिखा रहेगा आपके कॉपी में, लेकिन क्या ये अभी बोलूंगा तो क्या हमें समझ में आएगी? दिस द डिफरेंस। वो बच्चा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है उसको भी चाइल्ड का अर्थ नहीं मालूम है, उसको भी टू हाफ नहीं मालूम है कि इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन वो पक्का बोलेगा कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और चूंकि ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस जोड़ना है। ये स्टेज में आपको आना है। वो 7 वाक्य, वो 7 गलत वाक्य सिंटैक्स का, वो आपको सॉल्व करना है परसों। आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले आपको ढूंढने आना चाहिए क्या क्या? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और, ठीक है? कॉपी में एक हेडिंग लगा दीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनालिसिस। अब सिंटैक्स को एकदम दिमाग से आप निकाल दीजिए 2 दिनों के लिए, आज और कल के लिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समीक्षा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनालिसिस। Now pay absolute utmost attention to what I'll tell you, because now this is going to come as a nuclear weapon, right? Now it's going to be very very strange to you. आपको बड़ा अजीब लगेगा, चूंकि जिंदगी में जब पहली बार कोई चीज आता है, और अधिक जब जिसका उल्लेख किसी पुस्तक, लोकल पुस्तक की बात कर रहा हूं, उसमें नहीं होता है, तो अजीब लगना स्वाभाविक है। बट मैंने बोला आपको, वो कॉन्वेंट स्कूल का 10 साल की पढ़ाई को हमें 3.5 महीना में करना है, तो प्रेशर तो लेना पड़ेगा। 10 साल वाली पढ़ाई को 3.5 महीना में अगर करना है, प्रेशर तो आपको लेना पड़े, अगर आप उसके लिए मतलब मतलब तैयार अगर है तो, है ना? नाउ हमने हेडिंग क्या दिया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया के किसी भी वाक्य में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजने आना चाहिए, यस और नो? अरे मैन कम ऑन, आई एम गिविंग यू अ प्रोसीजर। मैं आपको एक प्रक्रिया दूंगा जिसको आपको समझने के बाद आपको वाक्य में, हिंदू में लागू करके आपको पता करना है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है। उसके बाद मैं आपको वर्ब खोजना सिखाऊंगा, उसके बाद ही जाकर सिंटैक्स चैप्टर का अध्ययन साकार होगा कि किसी भी वाक्य में शब्दों का जाने या ना जाने। राइट? नाउ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनालिसिस, सब्जेक्ट खोजने की प्रक्रिया, ऑब्जेक्ट खोजने की प्रक्रिया। अब ध्यान दो, आप एकदम ध्यान से सुनना, कुछ मत लिखना, मेरी तरफ देखो। बचपन से हम लोग ये चीज जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं? 8। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण।
मुंह से जब आप भाषण बोलोगे तो मुंह से क्या निकलेगा, शब्द या वाक्य? अरे मतलब एक शब्द तो नहीं निकलेगा ना, वाक्य निकलेगा ना, वाक्य शब्दों से बनता है, ठीक है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। भाषण के टुकड़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषण के टुकड़े यानी वाक्य के टुकड़े। तो वाक्य किससे बनता है? शब्दों से। अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हो, छोटा हो या बड़ा हो, शब्दों का समझ में आए चाहे नहीं आए, प्रत्येक शब्द 8 में से एक होगा। कौन होगा? या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब या कंजंक्शन या प्रेपोजिशन या इंटरजेक्शन। प्रत्येक शब्द। थर्ड पेज पर, पहला वाक्य पर आइए, थर्ड पेज फर्स्ट सेंटेंस। आपको कुछ नहीं करना, आप खाली सुनो मेरे मुंह से जो निकलेगा। पहला सेंटेंस में प्रत्येक शब्द क्या है मैं बोलते हुए निकल रहा हूं, आप खाली सुनो। THE द डेफिनेट आर्टिकल, एक्टिव एडजेक्टिव, ROLE रोल, नाउन, IN इन preposition, devising gerund, the definite article, rescue adjective, plan noun, regarding preposition, the definite adjective, commitment noun, of preposition, the definite article, fresh adjective, funds noun, of preposition, rupees 1500 adjective, CRORE crore noun, TO2 preposition, the definite article, beleaguered adjective, airline noun, crop main verb, A indefinite article, noble adjective, controversy noun, with preposition, its definite adjective, inconsistency noun। मैंने प्रत्येक शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार बोला। ये अगर आपको करने नहीं आता है, ये अगर आपको करने नहीं आता है, द हिंदू का वाक्य हो, अर्थ समझ में आए या ना आए, प्रत्येक शब्द को अगर 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच में बोलने नहीं आता है, किसी भी कोचिंग में जाने का कोई फायदा, फ्यूटाइल, यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस। और दिमाग सबके पास है, यू हैव द इंटेलिजेंस, कोई बड़ा चीज नहीं है। प्रक्रिया मैं आपको दूंगा, यह कार्य आज से 8 या 9 क्लासेस के अंदर में आप करने लगोगे और मुझे आप चेक कराओगे पहला 4 दिन। पिछले 22 वर्षों में, और 22 वर्षों में लास्ट 12 इयर्स, पिछला 12 साल तो इसी कमरे में मैंने क्लास लिया है 2011 से। मैंने हमेशा देखा है, वो प्रक्रिया देने के बाद, ये वाला प्रक्रिया करने के बाद आप लोग मुझे पहला 2 या 3 दिन दिखाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे टेपर ऑफ कर जाते हैं। मतलब 2 या 3 दिन के बाद आप दिखाना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ चुकी होती है। और उस समय अंदर से जो सेटिस्फैक्शन आपका आएगा वो चीज ही अलग है, अर्थ समझ में आए या, ठीक है ना। हम लोगों ने कॉपी में हेडिंग किसका लगाया है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनालिसिस। और मैंने 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच को यहां पर लिख दिया है। क्यों लिखा है? मुद्दे पर आते हैं, कुछ मत लिखिएगा मेहताब, आप कृपया देखें। 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच में से कंजंक्शन अनगिनत नहीं है, यानी जितना होना चाहिए उतना है। और कौन फिक्स्ड है? प्रोनाउन इज फिक्स्ड, प्रेपोजिशन इज फिक्स्ड, इंटरजेक्शन इज फिक्स्ड, और वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक वर्ब और मुख्य वर्ब। ये जो वर्ब 2 प्रकार के होते हैं ना, इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो फिक्स्ड है, और मेन वर्ब अनगिनत है, नाउन अनगिनत है, ठीक है, ये सारे अनगिनत है। तो क्या बता रहा हूं, ध्यान दो, कॉमन सेंस। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को खोजना है नाउन चैप्टर का अध्ययन करने से पहले, एडजेक्टिव चैप्टर का अध्ययन करने से पहले,
वर्ब, जिरंड, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जनरल प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब का अध्ययन करने से पहले पता तो चले किसी भी वाक्य में शब्द है क्या। नहीं तो एरर कौन से चैप्टर का लगाएंगे, कैसे मालूम होगा? भविष्यवाणी तो होगी नहीं ना, या आकाशवाणी भी नहीं होने वाली है किस फला वाक्य में फला चैप्टर का एरर है। रूल पढ़ के तो सभी जाते हैं, लेकिन उस समय पता होना चाहिए ना एग्जाम हॉल के समय सीमा के अंदर में कि इस क्वेश्चन के अंदर में फला चैप्टर का प्रॉब्लम है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल वर्क दैट यू गॉट टू डू। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल वर्क। नाउ 8 में से कितने फिक्स्ड है? 1 2 3 4 आधा, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से फिक्स्ड कितने हुए? 4.5। और 3.5 जो अनगिनत है, कौन कौन अनगिनत है? मेन वर्ड, ये खोजना मैं सिखा दूंगा बगैर शब्दों का अर्थ जाने हुए, प्रक्रिया से। एक प्रोसीजर हम लोग करेंगे आज से 8 या 9 क्लास के बाद, ठीक है? फिलहाल ये जो फिक्स्ड सब है, फिक्स्ड, ये सारे उस पेज में लिखा हुआ है। ये पेज पर फर्स्ट पेज, प्लीज कम टू द फर्स्ट पेज प्लीज। अच्छा, फर्स्ट पेज के ऊपर में ब्लैक में रिवर्स में लिखा हुआ है सम कंजंक्शंस। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ऑल लिखा हुआ है। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। फॉन्ट बड़ा है, आपकी आंखों को दिखवाने के लिए मैंने लिखा है ऑल। क्यों? क्योंकि कंजंक्शंस, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने कंजंक्शंस हैं वो सारे इस पेज पर दिया हुआ है। आज के हम लोग कंजंक्शन का अध्ययन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बड़ा चैप्टर है, अध्ययन बाद में करेंगे। आज का हमारा मुद्दा क्या था ना? सिंटैक्स। चैप्टर सिंटैक्स थी। बड़ा वाक्य में फंस गए थे वोकैबुलरी लेकर, तो जरूरत महसूस हुई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोज के निकालना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे खोजते हैं, उसके लिए हम लोगों ने 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच में से 4.5 को फिक्स किया। यह संपदा की जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने के लिए बड़े बड़े वाक्यों में, बगैर शब्दों का अर्थ, इसकी जरूरत पड़ेगी, संपदा की जरूरत पड़ेगी। इसका अध्ययन अभी हम लोग नहीं कर रहे। ऑल द कंजंक्शंस आर गिवन। सेकंड पेज पर कृपया एक बार आ जाइए, बस देखना है, उसके बाद मुद्दा शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देखिए, बीच में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल द प्रेपोजिशंस। सारे प्रेपोजिशन, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने प्रेपोजिशंस है सब यहां दिया हुआ है। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजने की बड़े वाक्यों में। उसके नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डू, डज, एम, इज, आर, हैज, हैव, हैविंग, है ना? वो सारे के सारे इंग्लिश में जितने सहायक वर्ड्स है सब वहां दिया हुआ है। और लास्ट में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोनाउंस। राइट नाउ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनालिसिस। किसी भी वाक्य में, दुनिया का कोई भी वाक्य हो, छोटा हो बड़ा हो, शब्दों का समझ में आए चाहे नहीं आए, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए जो प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें ये सारे 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत महसूस होगी। और कैसे महसूस होगी? वो सारा प्रक्रिया, वो सारा चीज करने से पहले मैं जानबूझकर बोर्ड पर एक वाक्य लिखूंगा, और जानबूझकर ये वाक्य बड़ा होगा थोड़ा सा, और जानबूझकर इसमें ऐसे शब्द होंगे जिसका अर्थ हमें वही तो करना है, वही हमें करना है। आप कुछ ना करो, सीधे वाक्य को पहले आप उतार लो, बाद में बात करें। I'm writing a sentence, you please write it down. You don't have to do anything, you just write this down. Initiating an inquiry against the melodrama of supernatural energy which was emanating from his inner core.
certain shambolic elements in their hysteria had created a lot of ruckus. Okay, so let us write this sentence down. नाउ ऊपर में हमने हेडिंग दिया है कॉपी में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनालिसिस। इस वाक्य में हमें दो चीजें ढूंढनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर वर्ब खोजना सिखाएंगे, उसके बाद फिर सिंटैक्स चैप्टर में जाना शोभा देगा, ठीक है। नाउ इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट खोजना है। जो प्रक्रिया आप सीखोगे आज और कल के क्लास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढने की, इसको आप अपने से हिंदू अखबार के वाक्य में एक वाक्य उठाएं, उसके अंदर आप लागू करें। क्योंकि अगर ये आप खोज नहीं पाओगे तो कल के डेट में जितने चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स में टीचर को मजबूरन ऐसे वाक्य लिखने पड़ेंगे जिसका अर्थ हमें पहले से ही समझ में आता है। और हमेशा वैसा वाक्य तो परीक्षा में नहीं आएगा। This is a huge difference. There's a huge difference. कॉन्सेप्ट को सही करने वाला अंग्रेजी पढ़ने आए हैं या प्रोफेशनल तैयारी करने आए हैं कि जब नौकरी करें तब हमें मेमोरेंडम रिपोर्ट राइटिंग लिखने आना चाहिए, उसको लेकर दिक्कत ना हो। सारी चीजें और ऑल कॉन्वोल्यूटेड, सब आपस में एक साथ रिश्ता बनाया हुआ है। मैथ्स की तरह चैप्टर में नहीं बटा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर अलग, ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर अलग ना। भाषा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो कैसे रिलेटेड है, खाली मेरे बोलने से भी काम नहीं चलेगा, ये आपको दिखना चाहिए, उस ओर आपको ले जाने की कोशिश करो। देखो हम लोगों को इस वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने की इस प्रक्रिया में जो अभी हम लोग शुरू करेंगे, उसमें दो न्यूक्लियर हथियार आने वाला है। एक न्यूक्लियर हथियार का नाम है एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज, और दूसरा न्यूक्लियर हथियार का नाम है प्रेपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप जो कुछ मत लिखिएगा, आप जो इंग्लिश पढ़ोगे ना मेरे साथ अगला 3.5 महीना, कलम चलाकर लिखने वाली प्रक्रिया, हिंदू अखबार पढ़ के समझने वाली प्रक्रिया, या कोई भी समाचार पत्र पत्रिका, द गार्डियन हो या इकोनॉमिस्ट हो, तो उसके लिए 2 न्यूक्लियर वेपन प्रत्येक क्लास में जरूरत पड़ेगी। और ये 3 पेज की संपदा ये आपको रोज लाने की, आपको खुद ही पता चलेगी कि इसका महत्व क्या है। नाउ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने की प्रक्रिया के लिए हमने एक वाक्य लिखा, कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, उसके बाद प्रक्रिया में चलेंगे, ठीक है। नीचे में कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट वाक्य के नीचे, अभी मत देखिए वाक्य को, लिखकर छोड़ दीजिए, नीचे कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट में हम लोग लिखेंगे कि किसी भी वाक्य में आप भाषा पर ध्यान देना। हमने क्या लिखा है, किसी भी वाक्य में, यानी किसी भी वाक्य में का मतलब क्या होता है, ये नहीं सेंटेंस, कोई भी वाक्य हो, राम इज ईटिंग मैंगो हो या ये वाला वाक्य हो, किसी भी वाक्य का मतलब किसी वाक्य, छोटा वाक्य हो, बड़ा वाक्य हो, कठिन शब्द हो या आसान शब्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, किसी भी वाक्य में
अधिक से अधिक 5 चीजें होती हैं, 5 चीजें होती हैं। किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती हैं। कुछ समझ में आ रही है? बुद्धिमान के लिए वो जो कलम चलाकर अंग्रेजी लिखो अभियान, आप जीएस पढ़ते हो ना, आपके जीएस में आप भूगोल ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आपके नोट्स में वाक्य बड़े बड़े होंगे हिंदी के। अरे हाँ या ना? उसको जब आप इंग्लिश में लिखोगे, जो प्रक्रिया मैं करूंगा इस बोर्ड पर 3 महीने बाद, उस हिंदी के वाक्य में, उस हिंदी के वाक्य से जिस बड़े से वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, उसमें पहले हम लोग 5 चीजें खोजेंगे। कौन कौन? वो लिखा हुआ है। किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती है। वो 5 चीजें क्या है पहले आप लिख लो। नंबर ए बी सी डी ई। नंबर ए ये, नंबर बी ये, नंबर ए एडजेक्टिव फ्रेज, नंबर बी प्रेपोजिशनल फ्रेज। और हम लोग ना आज के बाद अगले 3.5 महीने, अगले 75 क्लासेस में रोज इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, चाहे हिंदू अखबार वाला क्लास हो, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे सिंटैक्स हो, कोई भी चैप्टर हो, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसका शॉर्टकट नाम निकाल लेते हैं आपस में। इसको हम लोग आज से पुकारेंगे एपी और इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी पीपी। ठीक है? 5 चीजें अधिक से अधिक होती है। 2 चीज हमने लिखा, तीसरा आप लिखो ये, तीसरा नंबर सी ये क्या? थर्ड वन इज सब्जेक्ट। चौथा क्या होगा फिर बताओ? अगर सब्जेक्ट है तीसरा तो चौथा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चौथा हो गया ऑब्जेक्ट, चौथा हो गया ऑब्जेक्ट, और 5वां हो गया ये 5वां हो गया वर्ब। एंड इट इज अ कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस है। वाक्य में अगर वर्ब है, हिंदी का वाक्य में वर्ब हो या इंग्लिश के वाक्य में वर्ब हो, अगर वर्ब है तो वर्ब किसी ना किसी टेंस में होगा। मैं खाता हूं, मैं खाया था, मैंने खाया है, मैं खा चुका हूं, मैं खा रहा हूं, मैंने खाया होगा। अरे टेंस है नहीं है? तो सरकार ने इस अधिनियम के विषय में अवश्य मंथन किया होगा। इसको लिखने आना चाहिए ना? कल के डेट में ऐसे लिखोगे, लिखने आना चाहिए कि नहीं लिखने आना चाहिए? अब किस तरीके से पढ़ रहे हैं कि ये वाक्य लिखने नहीं आता है और इंग्लिश के कोचिंग में घुस के बैठे हुए हैं। What is the bloody use? I don't see the use. If you are seated in a coaching center, you guys are all professionals, isn't it? I mean, प्रोफेशनल पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो ना आप, नौकरी पेशा बनना चाहते हो, वो भी कौन सा नौकरी? Want to be an IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। आप जीएस पढ़ते हो, आपको समझ में भी आती है, तभी तो पढ़ते हो ना। मेंस का आंसर राइटिंग आप करने की कोशिश करते हो और कहीं तक जाकर आप उसमें साकार आपको समझ में आती है तो आप करते हो, उसको समझते हो इसलिए करते हो। लेकिन सारा चीज नील बटे सन्नाटा, जीरो सम गेम, बिकॉज इंग्लिश में कमजोर, सुनने में खराब लगता है, क्रूड रियलिटी, बट दिस इज अ सच है, दिस इज अ रियलिटी। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा इस चीज का महत्व, कि मैं जो भाषा आपने जो कलम से लिखा है वहां पर, ये क्या कर जाएगा आपकी जिंदगी में, वो आपके इमेजिनेशन से परे, ये आप सोच तक नहीं सकते कि ये जो आज पहला दिन आप लिख रहे हो, 3.5 महीना बाद ये आपके जिंदगी के साथ क्या कर जाएगा। देखो, किसी भी वाक्य में आपने क्या लिखा है? 5 चीजें होती हैं, अधिक से अधिक 5 चीजें होती हैं। आप देखो एक एक शब्द का महत्व, ऐसे ही कोई शब्द नहीं लिखना है। किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें होती है। तो अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 5 होगा, लेकिन 4 भी हो सकता है, इनमें से कोई 4, इनमें से कोई 3 हो सकता है, कोई 2 भी हो सकता है, और कोई 1 भी हो सकता है। लेकिन नीचे में एक NOTE नोट लगा दीजिए कृपया, नीचे में एक NOTE नोट लगा दीजिए, और हो सके तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आप लिखिए वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक है। वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक है। चलिए अब आप पहले बताओ, कुछ समझ में आ रही है? किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीजें, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेपोजिशन फ्रेज,
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन एक चीज का होना, आपने क्या लिखा है, कौन सा भाषा आपने लिखा है। वाक्य में वर्ब हो सकता है नहीं लिखा है आपने लिखा है वर्ब का होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया, आज एक चीज हमें पता चल गई, आज के बाद कोई भी अंग्रेजी का वाक्य देखेंगे, अभी कुछ नहीं, मैं तो आपको जीरो समझ के चल रहा हूं, बुरा नहीं मानना चाहिए आपको मेरे ख्याल से। मैं आपको मान के चल रहा हूं कि हम लोग सब आज के डेट में जीरो लेवल है, ठीक है, वहां से लेके चल रहा हूं, इसलिए इस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज के जीरो लेवल पर आप ये धारणा बनाओ कि आज से जब वाक्य, आज अगर कोई वाक्य देखेंगे क्लास के बाद, तो उसमें मेरा दिमाग बोलेगा इसमें अधिक से अधिक का 5 चीजें, तो अगला सवाल उठेगा 5 चीजों को खोजने आना चाहिए, राइट। यानी उन 5 चीजों में एपी और पीपी के अलावा अब शब्दों का समझ में आए या नहीं आए, वो प्रक्रिया जब हमारे पास आ जाएगी तो उस प्रक्रिया को लागू करके हम लोग पता लगाएंगे वाक्य का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब कौन है। ठीक है, नाउ एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे। नीचे हेडिंग लगाइए एडजेक्टिव फ्रेज, पहला न्यूक्लियर वेपन, द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, एडजेक्टिव फ्रेज। Okay, now what is adjective? How do you? Oh God, this is getting nightmarish. Okay, please come to this page. Please come to this page, conjunction page. और कृपया आप नंबर 53 को चेक करिए। नंबर 53 नंबर कंजंक्शन, हमें क्या दिख रहा है 53 में? 53 आपने देखा, 55 देखिए, 55, 55, उसके बाद 57, 59, 61, 63, 65 और 67। कितना दिखाया मैंने? 8 दिखाया होगा मेरे ख्याल से। 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 एंड 67। 8 दिखाया हमने। Who, what, where, why, which, when, whose, whom। कुछ मत लिखिएगा, मैं तब देखो, मैंने आपको ये 8 शब्द दिखाए जो किस लिस्ट में था। कंजंक्शन क्या होता है हमें नहीं मालूम, सारा कंजंक्शन लेकर बैठे हुए हैं, हमें मालूम है कंजंक्शन फिक्स्ड है, लेकिन कंजंक्शन क्या होता है हमें नहीं मालूम, बस इतना ही भर है। अब कुछ मत लिखना, आप पहले सुनो। Who, what, where, why, which, when, whose, और इनको आज से हम लोग पुकारेंगे W परिवार के सदस्य, यानी W फैमिली। सो व्हेनेवर आई टेल यू W फैमिली, तो उसका मतलब है इनमें से किसी एक शब्द की बात हो रही है, राइट। एडजेक्टिव फ्रेज को ढूंढने की प्रक्रिया आप पहले लिख लीजिए कृपया, उसके बाद उसको लागू करेंगे हिंदू में, द हिंदू में उसको लागू करेंगे। ठीक है, पहले आप लिख लीजिए। आप सबसे पहले इन 8 शब्दों को लिखिए, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हिच, व्हेन, हुज, हुम, और ब्रैकेट में W फैमिली, W परिवार। आठ शब्द हैं और ब्रैकेट में हमने लिखा है W फैमिली। आगे लिखते हैं, वहीं पर आगे लिखते हैं के ठीक बाद, के ठीक बाद। के ठीक बाद का मतलब है किसके ठीक बाद? इनमें से किसी शब्द के ठीक बाद। अच्छा, एक और चीज, आपने क्या लिखा, बाद लिखा है या ठीक बाद? डू नॉट कंफ्यूज, आपने क्या लिखा है उस पर जाना। आपने लिखा इन शब्दों के बाद नहीं, इन शब्दों के ठीक बाद। यदि कोई वर्ब, यदि कोई वर्ब हो, यदि कोई वर्ब हो, तब ऐसे वाक्यों में, तब
ऐसे वाक्य में उस W शब्द से, तब ऐसे वाक्यों में उस W शब्द से एक भाग शुरू होता है, एक भाग शुरू होता है जिसे एडजेक्टिव फ्रेज या एपी कहते हैं, जिसे एडजेक्टिव फ्रेज या एपी कहते हैं। तथा उस वर्ब के बाद, अब ठीक बात मत लिखिएगा, आप सिर्फ लिखिएगा बाद, तथा उस वर्ब के बाद, कौन से वर्ब के बाद? वही वर्ब जो W शब्द के ठीक बाद था। तथा उस वर्ब के बाद जो पहला, उस वर्ब के बाद जो पहला, उस वर्ब के बाद जो पहला शब्द को अंडरलाइन करिए, बाद में देखिएगा याद आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो पहला कंजंक्शन, जो पहला कंजंक्शन या प्रेपोजिशन, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन या कोई W शब्द, W शब्द मतलब ये मतलब ये ही कोई W शब्द, हु व्हाट वेयर बाय व्हिच वन हुसुम, या 8 में से कोई, या फुल स्टॉप, FULL फुल STOP स्टॉप, FULL फुल STOP स्टॉप हो उसके ठीक पहले शब्द तक, उसके ठीक पहले शब्द तक, ठीक पहले नहीं, ठीक पहले शब्द तक एपी होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, उसके ठीक पहले शब्द तक एपी होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, आगे बढ़ने से पहले कोई भी नया चीज जिंदगी में आता है तो भयंकर तकलीफ होती है। अगर वो नया चीज में दम है अंग्रेजी लिखवाना और हिंदू को समझाना, तो उसको करना तो पड़े, नो शॉर्टकट, यू कैन नॉट जस्ट रन अवे फ्रॉम द शॉर्टकट। And what I am giving you right now, if you can understand this, if you can somehow understand this, the game is done. आपके अंदर से वो आवाज आएगी, रोज क्लास के बाद आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आज मुझे क्लास में इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं। ये नहीं कि 20 दिन बाद पता चल रही है कि नहीं हो रही है, नहीं, एवरी डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं कुछ लेके जा रहा हूं, आई एम गेटिंग समथिंग, जिसको मैं रूम पर जाके अप्लाई करूंगा और मेरे से होना चाहिए। क्योंकि जब आप इसको खोजने जाओगे आज, अगर तकलीफ होगी तो मुझे दिखाओगे ना, बहस करोगे ना मुझसे कि नहीं बताओ ना, अभी 4 बार बताओ ना, तो 4 बार बताने के बाद समझ में आना चाहिए ना। मैं एक छोटा सा डेमो देता हूं, डेमो देने से पहले हम लोगों ने लिखा क्या एक बार पढ़ लेते, मेरे साथ एक बार रीडिंग लगा, ठीक है। Who, what, where, why, which, where, whose, whom के ठीक बाद यदि क्या हो, कोई वर्ब हो, तब ऐसे वाक्यों में उस W शब्द से एक भाग शुरू होता है जिसको एपी कहते हैं। तथा उस वर्ब के बाद जो पहला 4 में से कोई एक चीज, जो पहला 4 में से कोई एक चीज, कौन कौन, या तो कंजंक्शन या प्रेपोजिशन या W शब्द या फुल स्टॉप हो, उसके ठीक पहले शब्द तक ये एपी होगा। ये हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। द हिंदू का वो एडिटोरियल छोटा वाला जो है, उस पर जरा आप आए कृपया, मेरे ख्याल से होगा लास्ट पेज पर होगा।
आप मेरे साथ रहना, चूंकि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, उसको फिर आप खुद भी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन, अभी अर्थ अर्थ नहीं समझना है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं, जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने के चक्कर में एडजेक्टिव फ्रेज खोज रहे हैं पहले, ठीक है। द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस ऑन ईरान, ईरान के ठीक बाद डब्ल्यू परिवार के सदस्य दिख रहा है। अब देखो यहां पर ना आंखों से देखने वाली चीज है, अभी समझने की कोई बात नहीं है। विच आ गया, विच के ठीक बाद वर्ब है कि नहीं बताइए। सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब लेकर बैठे हुए ना हम लोग, उस लिस्ट में हेड है, विच के ठीक बाद वर्ब है, बात नहीं। और हमने वहां क्या लिखा है, डब्ल्यू शब्द के ठीक बाद यदि वर्ब हो, उस डब्ल्यू शब्द से एक भाग शुरू होगा एपी, उस भाग को एपी बोलेंगे। तो शुरू एपी कहां से हो रहा है, विच से हो रहा है, विच से खत्म कहां होगा ये एपी, इसके लिए वो परिभाषा का दूसरा वाला भाग हमें देखना पड़ेगा। हमने लिखा है उस वर्ब के बाद जो पहला क्या क्या, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, डब्ल्यू शब्द या फुल स्टॉप। अब वहां पर लिखिए या वर्ब, फुल स्टॉप या वर्ब, फुल स्टॉप के आगे जोड़िए वहां पर परिभाषा में, फुल स्टॉप या वर्ब हो, फुल स्टॉप या वर्ब वहां पे छूट गया, आप लिखें फुल स्टॉप या वर्ब हो, बाकी सब ठीक है। नाउ यू कम टू दिस सेंटेंस, अब आप उस वाक्य पर आइए। विच के ठीक बाद वर्ब है, तो विच से एपी शुरू होगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है एचएडी हैड वर्ब के बाद आंखों से पहले कौन दिखेगा। पहले अगर फुल स्टॉप दिखेगा रुक जाएंगे, पहले अगर वर्ब दिखेगा, एक और वर्ब दिखेगा रुक जाएंगे, पहले अगर कोई कंजंक्शन दिखेगा रुक जाएंगे, पहले अगर प्रेपोजिशन दिखेगा रुक जाएंगे। यही लिखा है ना हमने, वो आइटम में से जो पहले दिखेगा उसके ठीक पहले जो शब्द है वहीं तक, विच से लेकर उसी शब्द तक वाले भाग को हम लोग ये हम लोगों ने लिखा है। देखते हैं क्या हमें पहले मिलता है। और आप एक बात बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने कंजंक्शंस हैं वो सारे आपके पास हैं, हाँ या ना? अरे है या नहीं? सारे प्रेपोजिशंस, सारे हेल्पिंग वर्ब्स, यू हैव देम, ठीक है। अब देखते हैं, मेरे साथ रहना। हैड के बाद देखते हैं पहले कौन आया। हैड ए कॉन्वालेसिंग इन्फ्लेक्शन के ठीक बाद ओ एन ऑन है, राइट। आप कृपया प्रेपोजिशन वाले पेज पर एक बार आ जाइए, देखकर बात कर लेते हैं, आसानी होगा। कृपया आप देखें प्रेपोजिशंस वाले लिस्ट में ओ एन ऑन है कि नहीं। ऑन इज देयर। तो पहले क्या आया यहां पर, पहले कंजंक्शन नहीं आया, फुल स्टॉप नहीं आया, वर्ब नहीं आया, पहले क्या आया, पहले प्रेपोजिशन आया। प्रेपोजिशन के ठीक पहले वाला शब्द कौन है, प्रेपोजिशन ऑन के ठीक पहले वाला शब्द कौन है, इन्फ्लेक्शन। एपी शुरू कहां से हुआ था, विच से, खत्म कहां होगा, विच से लेकर इन्फ्लेक्शन तक को ब्रैकेट में ले लीजिए, उसको एपी घोषणा कर दीजिए आप वहां पर। अब मेरी तब देखिए, मैं हिंदी में वाक्य कह रहा हूं, आप सुनो खाली। बढ़ती हुई मानव जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव जो किसी हद तक सरकार के दायरे में नहीं आती है, उसका पारिस्थितिकी तंत्र के सारे तत्वों पर प्रभाव पड़ा है, पूर्ण विराम। ठीक है। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में लिखना है। जब हम लोग इसको 3 महीने बाद इंग्लिश में लिखेंगे तो दुनिया के किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक कितने चीजें हैं, 5। 5 में से एक चीज ढूंढना आ गया, गठन करना नहीं आया, खाली ढूंढना आया, शब्दों का जाने या ना जाने। कल के डेट में भाई इस वाक्य में एक जो सुनाई पड़ा था, जो सरकार के दायरे में नहीं आता है। तो हिंदी के वाक्य में उस समय उस प्रक्रिया में सिखाऊंगा कि हिंदी के वाक्य में खोजा कैसे जाता है, एपी और ये खोजा कैसे जाता है पहले बताऊंगा। बताने के बाद जब खोजने आ जाएगा हिंदी के वाक्य को तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करना वो पहले सिखाऊंगा। और उसके बाद अगर ये दोनों हिंदी के वाक्य में निकल आए तो हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो मैं साबित कर दूं।
और हिंदी का जो वर्ब होता है मोटा मोटी 99% दिख जाता है, बस हमें उसका टेंस का खाली निर्धारण करना पड़ेगा, उसके बाद काम विल बी आसान। तो आज गठन करना नहीं सिखा रहा हूं, आज खोजना सिखा रहा हूं। अगर आपको ये खोजने नहीं आता है तो फिर ग्रामर के रूल्स तो लिखे होंगे कॉपी में, और जानबूझकर छोटे छोटे वाक्यों पर उसको हम लोग लागू करेंगे। किसी भी वाक्य में लागू करना संभव नहीं होगा। और अगर आप किसी भी वाक्य में, दुनिया के किसी भी वाक्य में, बड़े वाक्यों में बगैर शब्दों का अर्थ जाने अगर ग्रामर के प्रत्येक चैप्टर के रूल्स को लागू कर लें तो एग्जाम के क्वेश्चन के लिए आपको अलग से रूल को पढ़ने की भी आवश्यकता महसूस अंदर से नहीं होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेंट स्कूल एंड द मीडियम्स जो हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमेशा से मैं अपने स्टूडेंट्स को कहते आया हूं, केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, इंग्लिश सॉलिड है उनका। मलयालम मीडियम में भी पढ़ रहे हैं, मतलब ज्यादा तो मलयालम मीडियम में ही पढ़ रहे हैं ना, हमारे जैसे देश में ज्यादा तो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मलयालम मीडियम में भी जो अंग्रेजी की पढ़ाई होती है वो उनको स्टैंडर्ड 5 में बता दिया जाता है कि इंग्लिश के किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक कौन कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड। सो दिस इज द गेम, इफ यू कैन पुट दिस अप, कि इसको पकड़ना है आपको। एडजेक्टिव फ्रेज को मैंने आपको खोजना सिखाया आज। आपको करना यह है, हिंदू को आप आज उठाएं, बेशक 5 मिनट्स 10 मिनट्स करें, लेकिन आप खोजने की कोशिश करें एडजेक्टिव फ्रेज, और एडजेक्टिव फ्रेज को खोजकर कल वाले क्लास में आइए। क्या कहते हैं? और कल हम लोग शुरू करेंगे कहां से? We will start with preposition phrase. क्या कहते हैं? ठीक है, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। मैं ये चाहता हूं एकदम सिंपल, पढ़ाई चालू हुई है लेकिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट था एडजेक्टिव फ्रेज। बस ये मैंने सिखाया, वो भी गठन करना नहीं, वो भी सिर्फ आंखों से खोजना, शब्दों का समझ में आया, बस मैंने आपको उसको खोजना सिखाया ना। ये पहला जो सेशन था हमारा, इसमें हम लोगों ने चैप्टर कौन सा शुरू किया कोर्स को? हम लोगों ने इस बैच को शुरू किया किससे? सिंटैक्स से। सिंटैक्स में हम लोगों ने एक वाक्य सिर्फ लिखा है, सिर्फ एक वाक्य लिखा है सिंटैक्स में। वाक्य का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और वाक्य का सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन जब इस रूल को हम लोग इस पेज के 3rd पेज पर जब 7 वाक्यों में हमने लागू किया तो हमें मेरे ख्याल से परेशानी महसूस हुई सब्जेक्ट और वर्ब को खोजने में। तो जब सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है तो क्या सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, क्या सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब प्लूरल। तो ऐसे वाक्यों के अंदर में सिंटैक्स चैप्टर का अध्ययन करने के लिए किसी भी वाक्य के सूरत में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खोजने की जरूरत महसूस हुई। तो हम लोगों ने हेडिंग लगाया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एनालिसिस, और उसके बाद सिर्फ एक वाक्य, हमने एक वाक्य लिखा और नीचे लिखा किसी भी वाक्य में अधिक से अधिक 5 चीज तो लिख दिया हमने। बस उसमें से एक चीज मैंने आपको खोजना सिखाया, न्यूक्लियर वेपन नंबर 1। बार बार ये इसको न्यूक्लियर वेपन, आज मैं कह रहा हूं आने वाले दिनों में आपके मुंह से निकलेगा कि ये क्या कर गया। ये 2 चीज कौन कौन? पहला ये, और उसका डबल असरदार, ये तो खैर ये तो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। दिस इज गोना चेंज योर लाइफ लाइक हेल। तो दिस इज गोना चेंज योर लाइफ लाइक हेल। सो टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रेपोजिशन फ्रेज। लेकिन मेरा आग्रह है, अगर आप कल आते हो कोर्स को, अगर आप कंटिन्यू करोगे, कृपया अपने से हिंदू में या किसी समाचार पत्र पत्रिका इंग्लिश वाले में आप एडजेक्टिव फ्रेज को खोज के आने की कोशिश करिए। क्या कहते हैं? आप देखिए आप खोजते जाइएगा तो तकलीफ होगी तो बहस करेंगे ना मेरे साथ। अब तकलीफ अगर हुई नहीं, आप देखोगे ही नहीं, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि दिस इज अ मिरेकल, दिस विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। और मेरे सामने ऐसे भी आप मत बोलो कभी भी कि हम वो हिंदी मीडियम मेरा बहुत कमजोर है, इंग्लिश चूंकि कमजोर नहीं होता तो यहां नहीं आते, पहली बात। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली
इफ यू आर माई स्टूडेंट, दुनिया के किसी भी अंग्रेजी के वाक्य को लिखने आना चाहिए, जहन में जो भी बात आए उसको लिखने आना चाहिए, और हिंदू अखबार हो या लॉस एंजलिस टाइम्स हो या द इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो लंदन का, उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए। और वोकैबुलरी को गलती से भी रट्टा नहीं लगाना है, और हिंदी की तरह वोकैबुलरी के साथ पारिवारिक आपको होना है, ठीक है। तो ये प्लान है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस प्लान, लेट मी टेल यू 2-3 और चीजें। ये बैच आज से हम लोगों ने जो शुरू किया है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं। सो राइट नाउ आई एम गेटिंग रिकॉर्डेड, एंड द यूट्यूब ऑडियंस, जो श्रोतागण हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपके तरफ पहली बार देख रहा हूं तो बुरा मत मानिएगा, बिकॉज आज ये पहला क्लास है, माई स्टूडेंट्स आर सीटेड इन फ्रंट ऑफ मी, सो दिस इज व्हाई मे बी our eye contact was not there, but I can assure you that the eye contact is not important, the concept is more important. If you can grasp this, if you can get this, this is enough. This is going to do miracle with your life. Now बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। मैंने क्यों बोला, देखो कभी कभी होता क्या है कि किसी को 15 तारीख को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो और कभी मतलब आप 2-3 दिन के लिए अगर नहीं आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन देख लोगे वो 2-3 क्लासेस को, आराम से कर सकते हो, इसलिए नथिंग टू वरी। आई विल बी रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट 3.5 months, सो यू कैन कंटिन्यू दिस बैच ऑफलाइन ऑल्सो एज वेल एज ऑनलाइन। और ये ऑफलाइन की इसलिए जरूरत और महसूस हमें हुई बिकॉज ऑफ कोविड की थर्ड वेव अगर आता है तो पिछले साल की तरह वो डेंजरस कारोबार फिर से ना हो, राइट? Absolutely, Omicron, okay, fine, ठीक है, it's okay, but anything can happen because nobody has been able to perceive this virus till now. किसी को समझ में अभी तक आया नहीं। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चीज होंगी। You will get all the materials, you don't have to purchase anything from the market. मार्केट से आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ये 3 पन्ना आप रोज लेके आएंगे, अगर आएंगे तो 3 पन्ना को रोज लेके आएंगे। ये हमारे इंग्लिश का, मैं कहता हूं, भीष्म पितामह हमेशा से इन 3 पन्नों को, या आज मैं कह रहा हूं कल के डेट में आपके मुंह से निकलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो दिस द थिंग लाइक, एंड टुमारो वी आर मीटिंग एट द सेम टाइम, राइट? एंड यू प्लीज, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, इफ यू कम, अगर आप आते हो तो आप सिर्फ एक छोटा सा चीज मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी, आप इसको हिंदू में देखकर आप कल आइए तो इट विल बी गुड फॉर यू। मजा आएगा। क्लास के पहले मुझसे पूछ भी लें एक बार कि आपने सही खोजा या नहीं। और हम लोग कल वाला क्लास शुरू करेंगे कहां से? प्रेपोजिशनल फ्रेज, न्यूक्लियर वेपन नंबर 2, राइट? ओके, साइनिंग ऑफ, चीयर्स, बाय, गुड नाइट।